सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसकी हम रोज चर्चा कर रहे हैं वो है एफआईज के आंकड़े। शुक्रवार को 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की बिकवाली का आंकड़ा है और पूरे फरवरी की बात करें तो अगेन एक सेंटिमेंट को डैमेज करने वाले आंकड़े हैं। 59,000 करोड़ रुपए की निकासी कैश मार्केट से एफआईज को हुई है। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं और चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। शुक्रवार का बेहद बेहद खराब दिन आपने तो स्टूडियो से नोटिस किया। आज गिफ्ट निफ्टी 70 अंकों की हल्की सी तेजी दिखा रहा है। आप जरा पहले एफआईज के बारे में राय दीजिए, किस तरह से देख रहे हैं इस बड़ी बिकवाली के आंकड़े को? एफआईएस के बारे में तो चर्चा होगी। गुड मॉर्निंग आशीष आपको भी। लेकिन उससे पहले जो ये जेलेंस्की और अब आप अभी थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप के बीच के चर्चा का बता रहे थे। देखिए, हिस्ट्री है ये, आप अपने बच्चों को ये पढ़ने के लिए लेसन्स छोड़ के जाने वाले हैं। ये कोई वैसी छोटी मोटी घटना नहीं हुई है, ये ऐतिहासिक घटना है। ये जो हुई है कल अमेरिका के ओवल में यानी कि वाइट हाउस में जो एक घटनाक्रम घटा है, ये सब बहुत सारे पैरामीटर्स को चेंज करेगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग प्रयास हो सकते हैं, लेकिन ये कोई छोटी घटना नहीं हुई है, ये बहुत बड़ी घटना हुई है। जिस तरह की बहस हुई और जिस तरह का स्टांस हुआ, आधी दुनिया जेलेंस्की के साथ पहुंच गई तो आधी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के साथ पहुंच गई। ये जो डिवीजन है ये कई समीकरण तोड़ेगा। अब आप ये सोचो, कोल्ड वॉर आप पिछले 100 साल से सुनते आ रहे हो रशिया और अमेरिका के बीच में, ये पहली बार ऐसा मौका है जिस कोल्ड वॉर को तो खत्म होने की बात हो रही है। ये दो बड़ी महाशक्तियां अगर आपस में जुड़ गई तो समझ लीजिए वर्ल्ड इज इक्वल टू इन दोनों महाशक्तियों के बराबर हो सकता है। तो बहुत सारे समीकरण चेंजेस होंगे। भारत का स्टांस कहाँ पे रहेगा यहाँ पे? देखिए, भारत का स्टांस, क्योंकि ये सब सारी चीज़ों में एक आदमी तो आप जानते ही हैं सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हुआ है रशिया, और रशिया के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। हम ये मान के चलते हैं कि भारत को इस पूरी इस जो नोकझोंक हुई है या फिर इस पूरी जो घटनाक्रम हुई है उससे फ़ायदा ही मिलेगा एट द वेरी लास्ट। ठीक है ना? एक और पॉइंट, मैं इस पर ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया। एक पॉइंट मैं सिर्फ और इसके साथ में जोड़ना चाहता हूँ। ये अब जो बैठक नहीं हुई है ना, ये अब दूसरे तरीके से बैठक होगी और ये मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर जाएगा। ये मैसेज अब सिर्फ उन देशों तक भी जाएगा जो देशों सिर्फ चुप करके सुन के आ जाते थे, अब वो शायद नहीं सुने। इसने जो टैरिफ वाला मैटर है, मेरे को लग रहा है उसमें अंदर थोड़ा सा छेद हो गया है और वो थोड़ा गुब्बारा जो फूला हुआ था वो काफ़ी हद तक फिजल आउट होगा। तो इसका असर भारत पे बहुत ज़ोर से पड़ेगा और मैं इसको बहुत गुड न्यूज़ मानता हूँ जो हुआ है। ऑल्दो इसके आगे चल के मिलिट्री इम्पैक्ट क्या होंगे नहीं मालूम, बट जो हुआ है वो कम से कम भारत के दृष्टिकोण से मैं बोलूँगा काफ़ी हद तक ठीक हो गया। जैसे भी हुआ, भले लड़ा कोई और, लेकिन फ़ायदे की आंच हमारे तक भी आई है। मैं इससे बाहर निकल जाता हूं क्योंकि इसमें बहुत कुछ बताने के लिए एंगल टू एंगल है और ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव मैटर भी है। सुबह सुबह मार्केट्स के डाटा पे ही रहना चाहिए। आ जाते हैं एफआईज पे। एफआईज की होल्डिंग में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। एफआईज 15% पे अभी भी लॉन्ग है। जो चेंज हुआ है वो डीआईज का हुआ है। डीआईज ने इस नई सीरीज के अंदर आते ही यानी कि फ्राइडे के सेशन में उनकी होल्डिंग्स करीब 64% हो गई हैं। मेरे को तो लास्ट नंबर्स का याद भी नहीं है कि वो 64% कब थे। कम से कम आप ये मान के चलिए 1 साल पहले तक तो नहीं थे 64% तक डीआईज। तो डीआईज वापस 64% लॉन्ग हुए हैं। या आप इसको वैसे भी समझ सकते हैं कि एफआईज माल बेचते गए, डीआईज माल खरीद रहे हैं। खरीदते 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 उनको भी नहीं पता चला कि 64% तक की होल्डिंग्स वो भी मार्केट्स के अंदर क्रिएट कर चुके हैं और ना लॉन्ग साइड की। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अभी भी रिटेल का मनोबल नहीं टूटा। आप सब ये बात सोच के बड़ी हैरानी होगी, मेरे को खुद बड़ी हैरानी होती है। कई बार मैं देखता हूँ तो मेरे को बहुत हैरानी होती है कि 15, 16, 17% तक इंडेक्स चला गया नीचे, लेकिन अभी तक रिटेल की पोजीशंस में कोई कमी नहीं हुई है। अगर एफआईज डीट होके नहीं आ रहे हैं ना, तो रिटेल भी डीट होके अड़ा हुआ है कि मैं भी नहीं जाऊँगा, देखता हूँ कितना मार्जिन है। वो एक्चुअली में हुआ कि पिछले 3 साल में आपने बाइंग ऑन डिप्स देखे और इस तरह के कई खतरनाक पहलू देखे, लेकिन हर पहलू से अब बाहर निकल के आए। इसलिए लोगों का भरोसा है इस मार्केट पे कि ये जो बुरा फेज़ है निकल जाएगा और हम फिर से कमा लेंगे। तो इसलिए आप ये देखें कि उनकी अभी भी पोजीशन 70% से ज़्यादा के लॉन्ग खड़ी है और ये पिछले 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने में आप कितना टूटे आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। ठीक है, तो ये एक नया ट्रेंड है, एक नया भारत है, एक नया युग है जो मेरे को एफआईज के नंबर से देखने को मिल रहा है। मेरे को तो 1 दशक से ज़्यादा, 1.5 दशक हो चुका है एफआईज के नंबर्स देखते हुए। उस समय एफआईज के नंबर्स में 200-300 करोड़ रुपए की बाइंग हुआ करती थी, आज जो हज़ारों में होती है। मैं उस समय से एफआईज देख रहा हूँ, मतलब करीब 5,000 करोड़ के नंबर के आसपास से जब 5,000 का निफ्टी हुआ करता है, आज 22,000 पे निफ्टी पे है। तो आप ये सोच के अंदाज़ा लगाइए कि मैंने इस तरह का रिटेल का स्टांस नहीं देखा था। अब मैं इसको अच्छा बोलूँ बुरा बोलूँ मेरे को भी नहीं पता चल रहा है।
अच्छा इसलिए भी नहीं है कि आप डीट होके बैठे हैं तो आप कटे जा रहे हैं, आप पैसा भरे जा रहे हैं और सामने वाला बंदा पैसा लिए जा रहा है। आप मैं अच्छा इसलिए भी बोल सकता हूं कि देखिए लोगों में कितना मैच्योरिटी का लेवल आ चुका है कि वो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी उनकी आ चुकी है कि वो एक बड़े स्विंग 15% तो मार्केट स्विंग को भी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रख रहे हैं। ये कैसे बोले अभी तक मेरे को इसका पता नहीं है, तो जैसे आपको लगता हो ठीक वैसे आप समझ लीजिएगा। बट रिटेल की जो लॉन्ग पोजीशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टिल दे आर होल्डिंग्स 71%, डीआईएस की होल्डिंग 64% है और एफआईएस की होल्डिंग 15% है। मैं आपको शेख जी एक और पॉइंट बताता हूँ, पिछले एक महीने में एफआईएस की होल्डिंग में 3% का भी इजाफा नहीं हुआ, 3% का भी इजाफा नहीं हुआ। क्या ये फेब सीरीज छोटी सीरीज थी? इसी फेब सीरीज में बजट था, इसी में फेब सीरीज में टैरिफ आई, इसी फेब सीरीज में अर्निंग्स भी थी और इसी फेब सीरीज में इक्का दुक्का कोई और चीज़ भी आई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज थी, लेकिन उसके बावजूद भी एफआईएस की होल्डिंग में बदलाव नहीं हुआ। मार्केट में चर्चा चल रही है कि एफआईएस चाइना की तरफ जा रहा है। इसका जवाब काफ़ी हद तक हाँ है, चाइना की तरफ जा रहा है। लेकिन जो कल के समीकरण हुए हैं इस बैठक के अंदर, इस बैठक से ये बात तो समझ में आती है कि समीकरण बहुत तेज़ी से बदलेंगे, बहुत तेज़ी से बदलेंगे, और वो कहाँ पे और किस रूप में बदलेंगे नहीं पता। तो अगले एक साल पॉलिटिकल गलियारों में भी आपको चर्चाएं अब जोर शोर से पड़ेंगी और ये बैठक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बैठक है। ट्रस्ट मी, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि पिछले 3-4 साल 5 साल में कोई ऐसी घटना आपको याद है या याद रहेगी, तो मैं बोलूँगा कोविड के बाद ये वाली बैठक में को याद रहेगी जो हुई है डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच में। ये इस लेवल की बैठक हुई, आप समझिए। जो हुआ सो हुआ, फैसला नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ सो अच्छा हुआ। ऐसा होना भी चाहिए था थोड़ा बहुत, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमने आपके सामने रख दी। अभी चर्चा और भी आगे करेंगे, पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के भी बारे में। ठीक है, निफ्टी काफ़ी बड़ी गिरावट हमने देखी शुक्रवार को। फरवरी की बात करें 5.5% के आसपास की हमने कमजोरी देखी है और काफ़ी चर्चा इस आंकड़े की कि निवेशकों के 40 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए फरवरी में। एक और चीज़ मैं नोटिस कर रहा था, अभी जरा उसको बताइए कि आप किस तरह से देख रहे हैं। पुट कॉल रेशियो भी हम देख रहे हैं कि गिर के 0.78 पर आ गया है। क्या आपको दिक्कतें बाजार में और बढ़ती हुई दिख रही हैं? और क्या भारी गिरावट के बाद आज ये गिफ्ट निफ्टी जो 70-80 ऊपर दिख रहा है, किसी तरह का कोई उत्साह, कोई राहत आपको मिल रही है इससे? नहीं, इसका कोई खैर, पहले मैं गिफ्ट निफ्टी से शुरू करता हूँ। जो 70-80 पॉइंट्स का ऊपर है, ये कोई खास बड़ा ऊपर नहीं है। हाँ, कम से कम 200-250 पॉइंट का गैप होता तो समझ में आता। तो ये कोई ज़्यादा बड़ा मूवमेंट तो दिख नहीं रहा मेरे को। दूसरा, आपने बताया कि एफआईएस ने बार बार सेलिंग कर रहे हैं, उनका नंबर काफ़ी बड़ा आया और लास्ट टाइम तो देखो आप, लास्ट फ्राइडे वाले सेशन में मार्केट्स ने एक्सट्रीम तोड़ा, मतलब कितना ज़बरदस्त तरीके से नुकसान हुआ आप उसको बता नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। डेज लो पे जाके बंद किया। परसेंटेज में कहने को सिर्फ 2% ही जुड़े हैं, लेकिन डैमेज कन्विक्शन का बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि आप 22,500 को जैसे तैसे बता रहे थे, एक ही दिन में 22,400, 300, 200 सब गया और डेज लो पे बंद हुए। तो ये बात तो सच है कि हाँ, कन्विक्शन से मार्केट को काफ़ी डैमेज हुआ है। लेकिन नया हफ्ता है, अभी नई सीरीज़ है, सोमवार को टिपिकली वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा भी होता है और साथ में फिर एमएससीआई की रिस्ट्रक्चरिंग भी हुई है, इसलिए भी थोड़ा सा एक ये नंबर्स आपको ज़्यादा दिख रहे हैं, जो नंबर के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं भी आप। दूसरा पॉइंट, क्या मैंने आज ही एफआईएस के नंबर भेजा अपनी टीम को, तो उसमें मैंने ये साफ साफ लिख के भेजे हैं कि भाई एफआईएस की जो होल्डिंग है वो कैश और फ्यूचर्स दोनों में बिके हैं। ऐसा नहीं कि खाली कैश में बिक रहा है, फ्यूचर्स में भी बिक रहा है, बट फ्यूचर्स में पिछले 3 महीने से थोड़ा ज़्यादा बिका। इसलिए जो मार्केट की सीवियरिटी है वो पिछले 3 महीने से गिरावट की आपको ज़्यादा दिखेगी। नहीं तो आप उससे पहले तक थोड़ा उतना फील नहीं कर रहे थे, क्योंकि तब भी कैश में बिक रहा था, बट फील नहीं हो रहा था ज़्यादा। फील तब होने लगा जब फ्यूचर्स में होने लगा मामला। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, आपको पता है कि जो हमारी सेबी पूर्व सेबी चेयरपर्सन है वो अब नहीं रही, और रही मतलब वो सिस्टम में अब नहीं है। और दूसरा, अब खबर मार्केट में ये आ रही है कि उनके खिलाफ एक मामला भी शुरू होगा। तो मेरे को नहीं पता कि वो आगे चल के पॉलिटिकल गलियारों में कैसे जाएगा, बट ये भी मार्केट को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगा कि अब रेगुलेशंस को हमको बहुत अच्छे से रेगुलेट करना होगा। ठीक है, अब नए हमारे जो सेबी चेयरपर्सन आए तुहिनकांत पांडे, मेरे को लग रहा है काफ़ी मैच्योर है इस मामले में। चीज़ें जो डिस्टर्बिंग थी वो चीज़ें सेटल होने की तरफ बढ़ेंगी। और मैं आपको इस सीरीज से बोल देता हूँ, मार्च से ही थोड़ा मैं बोल्ड होके बोल रहा हूँ इस बार, और आज मैं पहला दिन सोमवार का होके बोल रहा हूँ। मेरे को लग रहा है कि मार्केट अपने एक छोटे से बॉटम के लिए तैयार हो गया है। ये मैं किसी न किसी डाटा के किसी न किसी बेसिस पर बोल रहा हूँ। और कोइंसिडेंटली पिछले हफ्ते में सारी ऐसी खबरें आई, नए सेबी चेयरपर्सन आ गए, यूएस के अंदर जो घटनाक्रम घटना था वैसे उसके बिल्कुल विपरीत घटा, जो कि मार्केट्स के लिहाज से बहुत बढ़िया रहा। और तीसरा, मेरे को लग रहा है कि वैल्यूएशन के टर्म पे हम जो 22,000 तो पहले का करेक्शन था,
वो पूरा कंप्लीट हुआ, गैप थे इसमें तो वो पूरे कंप्लीट हुए हैं, यहाँ पे आके एक फिलिंग हो सकती है। तो 3-4 चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट, आपने पुट कॉल रेशियो के बारे में पता किया। देखिए पीसीआर रोज चेंज होता है। अभी का जो पुट कॉल रेशियो है वो मार्केट को फेयर वैल्यू बता रहा है, क्योंकि वो रोज चेंज हो रहा है। वो पुट और कॉल्स के बेसिस का बिजनेस है। नई सीरीज में टिपिकली ज़्यादा गंभीर नहीं होता, क्योंकि नई सीरीज में दोनों लोग नए नए आए होते हैं, लेकिन मिडल ऑफ द सीरीज और एंड ऑफ द सीरीज में पीसीआर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वहाँ पर एक्सट्रीम ओवरसोल्ड और एक्सट्रीम ओवरबोट होगा। मैं आपको ना लेवल्स भी याद दिला देता हूँ। इसका जो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है ना वो 0.55 होता है, या 0.5 तक चला जाए, यानी कि आधे % तक चला जाए, आधे पॉइंट्स तक चला जाए। और एक्सट्रीम ओवरबोट होता है जब ये 1.5 तक पहुंच जाए। तो ये कुछ कुछ वैसे ही है टेम्परेचर जैसा, कि इतना और इतना बीच में चल जाएगा। तो ये 0.55 से लेके 0.155 तक आपका चलेगा। तो फिलहाल हम 0.78 और 0.95 है, तो इसको मैं फेयर वैल्यू समझता हूँ। ना ज़्यादा ओवरसोल्ड है ना ज़्यादा ओवरबोट है, शॉर्ट कवरिंग कराने के लिए सफिशिएंट है जितना आपको रिक्वायर्ड है। सेम विद द विक्स, शॉर्ट कवरिंग करवाने के लिए सफिशिएंट है। 13.5-14 का विक्स है। लेवल्स की बात जल्दी से बोल के कंप्लीट करूंगा। निफ्टी 22,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रखेगा। आज 22,365 दिख रहा है, ये फ्यूचर्स के लेवल है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सोमवार का दिन है, आज नया हफ्ता है, नया सीरीज है और सारे घटनाक्रम। अच्छा, मैं आपसे अगर ट्रिगर पूछ लूँ तो आप अब मेरे को ट्रिगर भी नहीं बता पाओगे। एक बैठक का ट्रिगर था, वो भी निपट चुका है। तो अभी नया और क्या होगा अभी नहीं पता। हो सकता है अच्छे के लिए कुछ नया होने जा रहा हो। तो इसलिए मैं थोड़ा उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे मार्केट का ओवरसोल्ड पोजीशंस है, एक्सट्रीम पेसिमिज्म जा चुका है, एक पुल बैक आना चाहिए। 22,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, ब्रेक नहीं होना चाहिए। 21,800 आप एक्सट्रीम समझ के चलें। इस 22,000 के ऊपर आप प्लस माइनस 200 पॉइंट जोड़ लीजिए तो 21,800 और 22,200 बनता है। हमने दोनों की कॉल पुटें भी चेक की हुई हैं, दोनों की कॉल पुटों में बढ़िया वॉल्यूम है। तो एक तरफा मूव हो सकता है, या तो 21,800 टेस्ट करने के लिए जाएगा, नहीं तो 22,200 को पार करके कवरिंग करवाएगा। तो दोनों के लिए प्रिपेयर रहो आप। ये 400 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और हमने रेजिस्टेंस 22,300 22,500 का फिलहाल के लिए माना है। ये सब पिवट पॉइंट्स हैं। मैं बैंक निफ्टी के लेवल्स भी जल्दी से जोड़ देता हूँ, फिर मेहमान हमारी वेट कर रहे होंगे। बैंक निफ्टी के अंदर भी कुछ कुछ ऐसा ही है। बैंक निफ्टी चार्ट के हिसाब से अब दिखाना बनता नहीं, क्योंकि रेंज के अंदर ही है। लेवल्स मैं बता देता हूँ। 48,000 क्योंकि आप बचा के बैठे हो, तो 48,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। मार्केट में डबल बॉटम की जो फॉर्मेशन होती है बैंक निफ्टी की, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हुई है। बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट डेज लो पे आसपास ही जाके बंद हुआ। दोनों के अंदर शॉर्ट्स हुए हैं। शॉर्ट्स और अनवाइंडिंग में फ़र्क होता है। अनवाइंडिंग अगर सीरीज़ के फर्स्ट डे आती तो दिक्कत होती। शॉर्ट सीरीज़ के फर्स्ट डे आए हैं तो कवर हो सकते हैं, क्योंकि मास सीरीज़ काफ़ी लंबी सीरीज़ है। और मैं ऐसे आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी 71% के आसपास अभी आपको पोजीशंस रखी हुई है रिटेल्स ने। थोड़ा रिटेल माल छोड़े, या तो रिटेल की पोजीशंस बनी रहे बट एफआईज की होल्डिंग बढ़ जाए बैक टू बैक, और डीआईज उसको काउंटर बैलेंस कर दें, यानी कि डीआईज माल छोड़ते जाएं और रिटेल एफआईज के पास माल आता जाए, तो बहुत अच्छा होगा। आपको याद होगा जब 23,800 के आसपास जिक्र करते थे, तब भी हम आपको अभिषेक जी यही बात बताते थे कि जब तक एफआईज का माल नहीं आएगा मार्केट के अंदर, आप मार्केट के अंदर बोलते रहिए, सोचते रहिए, नंबर्स लेके आते रहिए, ट्रिगर्स लाते रहिए, बाजार ऊपर जाने में तकलीफ करेगा। और तकलीफ ऐसी रही कि हम 22,000 तक पहुंच गए उस 23,800 से। हमने तो आपको 23,800 से नोटिस करवाना शुरू कर दिया था कि एफआईज की पोजीशंस बहुत चिंताजनक है और हमें डर लग रहा है इस बार के एफआईज की पोजीशन से। बट एनी हाउ अब हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। लेवल सब आपने नोट कर लिए होंगे। कोई शेयर एफ एंड बैन में नहीं है, पहली सीरीज का ट्रेड है। पुट कॉल रेशियोस वगैरह सब कुछ हमने आपके सामने रख दिया। संतोष मीना स्वास्थ्य का इन्वेस्टमेंट मार्ट से हमारे साथ है। मोतीलाल ओसवाल से शिवांगी शारदा हमारे साथ जुड़ जाएंगी, उनसे भी बातचीत होगी। पहले संतोष सर से करते हैं बातचीत। संतोष सर नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर आपको भी कुछ कुछ ऐसा फील हो रहा है, ये भावनाओं से नहीं, थोड़ा भाव से भी पूछ रहा हूँ, भाव और भावनाओं से, कि मार्केट शायद प्लस माइनस 22,200-300 पॉइंट ऊपर नीचे करके अपने आप को रोकेगा और एक स्मार्ट तो नहीं बट एक रिलीफ वाला पुल बैक दे सकता है? डिम्पी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आई एग्री कि ऐसा थोड़ा सा साइंस लग रहा है, क्योंकि अब मार्केट थोड़ा सा कैप्चुलेशन फेज या हेटेड फेज में जा रहा है। अब लोग थोड़ा सा स्टॉक मार्केट की बात करना पसंद नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं एक वो हम एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म फेज जो सितंबर में था, सो एक्सट्रीम पेसिमिज्म फेज में जा रहे हैं। तो नॉर्मली इस तरह के फेज में कहीं ना कहीं मार्केट एक बेस बनाने की कोशिश करता है और मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ी सी लीडरशिप चेंज हो रही है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स धीरे धीरे लीडरशिप ले रहे हैं, तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये 22,000 से 21,800 के
बीच में एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए, क्योंकि 21,800 एक मेजर सपोर्ट लेवल है। तो संभावना है कि मार्केट में भी आज गिफ्ट निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग दे रहा है। तो नॉर्मली कभी कभी होता है कि जब मार्केट करेक्टिव फेज में या बेयर फेज में होता है तो गैप अप को एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया जाता है। तो खुलते समय भी थोड़ा बहुत प्रेशर आए, लेकिन मार्केट 10 बजे के आसपास स्टेबलाइज होने की कोशिश करेगा और एक रिकवरी आ सकती है। और एनेक्डोटली किसी भी सीरीज के जो एक्सपायरी का पहला दिन होता है, तो हमने फ्राइडे का पहला दिन देखा, तो उस दिन का लो या हाई एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है थ्रू आउट द सीरीज। तो मुझे लगता है ये जो 22,100 जो फ्राइडे के दिन लो लगा, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट जंक्चर रहेगा। तो 22,100 मेरा पहला सपोर्ट रहेगा, और 22,100 इन केस ब्रेक होता है तो शायद एक प्रेशर 21,800 तक लेके जा सकता है। लेकिन वो मुझे लगता है दैट विल बी गुड एरिया जहां पर बुल्स कोशिश करेंगे मार्केट को स्टेबलाइज करने की। और फंडामेंटली भी हम देखें तो उस लेवल के आसपास निफ्टी का पी रेशियो उस जोन में आ जाएगा, जिस जोन में जब भी आया है मार्केट में आने वाले 3 से 6 महीने में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। तो वो टेक्निकल एंड फंडामेंटली ये जो 22,000 से 21,800 का एरिया है, कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी बुल्स को रिलीफ देने की कोशिश कर सकता है। और आज इंटरडे की बात करें तो आपने जो एक लेवल हाईलाइट किया था 22,200, तो मैं उसको थोड़ा सा 22,222 का एक लेवल हाईलाइट करना चाहूंगा। उसके ऊपर अगर बुल्स होल्ड करने में कामयाब रहे तो एक शॉर्ट कवरिंग का दिन बन सकता है।